नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेश सिंह और पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में जो सबसे चर्चित और सनसनीखेज विषय है वो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का उनके घर से सोते हुए, कह लीजिए, उनके बेडरूम में घुसकर अमेरिकी सेनाओं, विशेषकर डेल्टा फोर्सेस के द्वारा बंधक बनाना और उन्हें अमेरिका ले जाना। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच जुबानी जंग चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात की तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार से निकोलस मादुरो को सबक सिखाया जाए। ये जो घटनाक्रम है इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग देशों द्वारा इसकी तमाम प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो हम एक समग्र रूप में ये जो अटैक हुआ वेनेजुएला के ऊपर और ये जो घटनाक्रम है इसका एक समग्र रूप में विश्लेषण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसके पहलू बन सकते हैं। जैसा कि पीछे आप चित्र में देख रहे हैं, तो इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार चुने गए हैं, आपको पता है, और बहुत ही एग्रेसिव प्रेसिडेंट माने जाते हैं और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और ये जो इनका कदम रहा है उससे तो ये धारणा और प्रबल हो गई है कि जो भी कमजोर देश हैं और जो अमेरिका या विशेषकर कह लीजिए इनके ईगो को हर्ट करते हैं, उनके लिए एक खतरे की घंटी है। ये जो आप देख रहे हैं ये निकोलस मादुरो हैं। हालांकि ये जो तस्वीर है बहुत साफ सुथरी है, लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो इनकी दशा काफी दयनीय हो चुकी है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक तैयारी की, पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था, और आपने देखा जैसे कि अमेरिका ने जो कई सारे तेल क्षेत्र हैं वेनेजुएला के, वहां पर अटैक किया और चौतरफा कह लीजिए कार्यवाही की। इसमें अमेरिका के जो चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी मदद ली गई, युद्धपोत जो हैं उनकी भी मदद ली गई, और एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से वेनेजुएला में घुसकर सोती रात आप कह लीजिए वहां उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी विचलित कर देने वाली हैं। जैसे आप देखिए तो इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया है। आप सोचिए कि एक देश वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है और वामपंथी विचारधारा का देश है, जबकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये वैचारिक मतभेद आज का नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है मतभेद ये। यहां जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हथकड़ियों में सोचिए एक चुने हुए राष्ट्रपति, हालांकि अमेरिका कहता है कि ये गलत तरीके से राष्ट्रपति बने और जनता इनके पक्ष में नहीं है और एक तानाशाह है ये, लेकिन आखिर अमेरिका को इतना अधिकार कौन दिया? आज यूएनओ क्या है, कहां है, क्या उसकी भूमिका एकदम अप्रासंगिक हो चुकी है, इर्रेलेवेंट हो चुकी है कि एक देश किसी दूसरे देश में घुसकर इस प्रकार की कार्रवाई करता है। यहां आप देख रहे हैं उनकी पत्नी है ये, तो दोनों लोगों को वर्तमान में बंधक, ऐसी स्थिति में देखिए जो तस्वीरें आई हैं वो आप देख रहे हैं। ये अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है, कभी इन पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो डेल्टा फोर्सेस हैं ये अपने सुनियोजित और सटीक जो इंप्लीमेंटेशन है इनके प्रोग्राम का, कार्यक्रम का, उसके लिए जानी जाती हैं। जैसा कि आपने देखा इन्होंने ही इस घटनाक्रम को पूरी तरह से असली जामा पहनाया है। तो वर्तमान में अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कई सारे पक्षों की हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो देश है आप देखिए, ये वेनेजुएला कंट्री है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। इसकी राजधानी है कराकास और ये आप देख रहे हैं यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो जो वेनेजुएला है, अगर वेनेजुएला की बात करें कि आखिर ये क्यों हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं तेल का खेल है। वेनेजुएला वर्तमान में पूरे विश्व में तेल के भंडार में, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के भंडार में सबसे बड़ा देश है। जैसा कि आप यहां आंकड़ों में देख पा रहे होंगे कि वेनेजुएला के पास जो आप ये देख रहे हैं ऑयल रिजर्व है, 2025 के आंकड़ों की बात है, बिलियन बैरल्स, ठीक है। तो आप देखिए 303 बिलियन बैरल के साथ, एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। तो यहां आप देखें सबसे नंबर 1 पर वेनेजुएला है। तो ये बड़ा तेल भंडार कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा तेल का खेल है, इसमें एक बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो वेनेजुएला जो है वो, जैसे मैंने कहा, वामपंथी देश है और आज से नहीं बहुत पहले से अमेरिका से इसकी तनातनी है। अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं
उनको ये दरकिनार कर रहा था। जैसा कि अलग अलग देशों में आप जानते हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां, विशेषकर खाड़ी देशों में जो प्रमुख एक तेल का क्षेत्र है वहां सक्रिय रहती हैं, तो वही दबदबा यहां भी चाहता था, लेकिन ये दबदबा तेल कंपनियों का, अमेरिकी तेल कंपनियों का यहां चल नहीं पा रहा था। इसकी विचारधारा अलग है, अमेरिका विरोधी हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे बहुत पहले, अगर यहां इन तस्वीरों को आप देख पाएं तो ये देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुआ करते थे ह्यूगो सावेज, शायद आपने नाम सुना हो ह्यूगो सावेज का, और ये हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। इन दोनों में भी बहुत तीखी नोकझोंक हुआ करती थी और ये कह लीजिए तनातनी काफ़ी पुरानी थी। जबकि यहाँ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ ह्यूगो सावेज हैं और ये निकोलस मादुरो हैं। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि निकोलस मादुरो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनको अभी बंधक बनाया गया है, वो पहले ये जो निकोलस मादुरो के बड़े करीबी, या कह लीजिए कि ह्यूगो सावेज के ये बड़े करीबी माने जाते थे, तो उसी सत्ता को ये आगे बढ़ा रहे थे। और आप कह लीजिए कि अमेरिका की तनातनी, जैसे मैंने कहा, तनातनी पहले से ही वेनेजुएला से बहुत ज्यादा है और ये वैचारिकता की लड़ाई है। वेनेजुएला वामपंथी विचारधारा का है, अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों का पूरा पुरजोर विरोध करता है। वेनेजुएला का झुकाव चीन और रसिया की तरफ आप देखिए होता है। जैसे विश्व में अगर आप देखें तो पहले एक अलग अलग ध्रुव कह सकते हैं आप। जैसे पहले एक समय था जब रसिया का बड़ा डोमिनेंस हुआ करता था, रसिया का बहुत डोमिनेंस हुआ करता था, तो दूसरी तरफ धीरे धीरे जब से यूएसए का वर्चस्व आया और यूएसएसआर यानी रसिया कई भागों में टूटा, तो तब से आप देखिए कि जो वामपंथी या तमाम इस प्रकार की विचारधारा के जो हैं वो चीन और रूस के काफ़ी करीब चले जाते हैं, और बाकी जो पूंजीवादी देश हैं वो ज़्यादातर आप देखिए उनकी करीबी कहीं न कहीं अमेरिका से बनी रहती है। तो ये पुराना था विवाद जो कि आया। तो इसमें जैसे मैंने कहा तेल का खेल है और ये कहीं न कहीं इन तेल संसाधनों पर कब्जा करने की एक नीति है अमेरिका की। अब आप समझिए, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस प्रकार का खेल पहले भी करता रहा है। अगर आपको पता हो तो देखिए, ये अफ्रीका का एक देश था लीबिया, जहां गद्दाफी हुआ करते थे इसके शासक, हालांकि तानाशाह प्रवृत्ति के थे, लेकिन अमेरिका ने ये कहीं न कहीं क्या लगाकर कि ये तानाशाह हैं, अब वहां की जनता उनको नहीं पसंद करती है, और यहाँ कहीं न कहीं इनके ऊपर भी आक्रमण किया, या वहाँ की जो और लोकल जो लोग थे उनको आपस में मिलाकर, विपक्षी जो दल थे उनको आपस में मिलाकर इनको अपदस्थ किया और इनको ख़त्म ही कर दिया। वैसे ही आप देखिए कि आपने सुना होगा कि यहाँ इराक में हस्तक्षेप अमेरिका का हुआ, और वहाँ कहा गया कि जब सद्दाम हुसैन थे उनके पास WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो उन्होंने जमा कर रखा था, तो उसको करके उसको आरोप लगाकर किया गया। हालांकि वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं, और बाद में आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको फांसी दे दी गई। शायद वैसा ही कुछ अंजाम यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति का भी हो। अभी देखा जाए तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हैं वो बहुत ही करीबी हैं वेनेजुएला के, जो निकोलस मादुरो हैं उनके बड़ी करीबी हैं। नाम उनका डेल्सी रोड्रिग्स है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है, उनको वो शेरनी का दर्जा दिया करते थे। तो इस प्रकार से आप देखिए बेचारा वेनेजुएला इस समय ऐसी स्थिति में है कि निर्णय क्या ले, कैसे विरोध करे, इसको इस समझ में नहीं आ रहा है, और अमेरिका लगातार एग्रेसिव बना हुआ है। तो ये विवाद बहुत पुराना विवाद हुआ करता था। अब इसके अगर आप देखें तो कई सारे आयाम निकल के आ सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी एक प्रकार के देश, यानी ऐसा जो देश है जो चुना हुआ वहां का राष्ट्रपति है, वो संप्रभुता पर एक प्रकार से हमला है, एक प्रकार से संप्रभुता पर हमला है, एक प्रकार से कह लीजिए लोकतंत्र पर हमला है, एक डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर एक प्रकार का क्या है, हमला है। और एक प्रकार से कह लीजिए ये अमेरिका की कहीं न कहीं क्या है, तानाशाही है, एक अमेरिका की तानाशाही है, और एक प्रकार से अमेरिका की तानाशाही है, और एक प्रकार से ये शक्ति प्रदर्शन है। आप कह लें तो अमेरिका का क्या है, एक शक्ति प्रदर्शन है, और ये शक्ति प्रदर्शन जो है अमेरिका का, जो शक्ति प्रदर्शन है अमेरिका का, वो एक बहुत गलत ट्रेंड डालेगा। ऐसे तो ये होगा कि जो भी कोई मजबूत देश होगा वो किसी साधन संपन्न देश पर पता लगा कि किसी चीज का आरोप लगाकर और वहां हमला करके और वहां के शासक को अपदस्थ करके वो पता लगा कि अपने अधीन कर ले। तो एक प्रकार से अमेरिका का कहीं ना कहीं आप कह लीजिए
कि अमेरिका का ये कहीं न कहीं एक प्रकार से नव उपनिवेशवाद जैसी एक स्थिति, जो नव उपनिवेशवाद आप कह सकते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म जैसी धारणा नजर आती है कि पहले कहां जहां सीधा पता लगता था किसी देश को कब्जा कर लेते थे, अब वो अप्रत्यक्ष तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना वेनेजुएला के विपक्षी दल या वहां के प्रमुख लोगों को मिलाए अमेरिका नहीं कर सकता था। तो कोई भी जैसे जो देश होता है, जैसे आप देखें, अगर मान लीजिए कि निकोलस मादुरो को एक तानाशाह मान लिया जाए, और यह भी हकीकत है कि जो वेनेजुएला है वहां आर्थिक बदहाली की स्थिति है। वेनेजुएला एक समय बड़ा संपन्न हुआ करता था, लेकिन लगातार वामपंथी नीतियों, पहले सावेज और फिर मादुरो के द्वारा लगातार एक दिवालियेपन की तरफ, एक आर्थिक दिवालियेपन की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूर है कि इसमें निकोलस मादुरो की नीतियां भी इसमें काफी कुछ इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहें कि ये निर्णय वहां के लोगों को लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पता लगा कि हर जगह विश्व में कुछ भी हो तो उसका जो निपटारा है वो अमेरिका करेगा। तो इस प्रकार का जो ट्रेंड है, अगर मान लीजिए कोई साधन संपन्न देश है और कमजोर है, वो उसके पास परमाणु हथियार नहीं है या उतनी सैनिक ताकत नहीं है, तो क्या कोई देश, अमेरिका जैसा देश, उसको पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगा या उसके शासक को वहां से अपदस्थ कर लेगा, बंधक बना लेगा? अभी न्यूज आ रही है, देखिए कि वहां परेड कराया जा रहा है सड़कों पर, तो इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करेगा। कल को पता लगा, अभी आप देखें कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो क्या जो पुतिन है वो हमला करवा के और यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहां से उनको भी बंधक बना ले, या कहीं किसी दूसरे देश में चाइना ताइवान के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है? तो ये लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात ये समझिए कि यूएन, आखिर यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता क्या है? यूनाइटेड नेशन तो पूरी तरह से इररिलेवेंट नजर आता है। जिस चीज के लिए उसका निर्माण हुआ था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। और इसके अलावा एक और चीज देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इससे जो तमाम ऐसे देश हैं जो साधन संपन्न हैं लेकिन कमजोर हैं, वो कहीं न कहीं परमाणु हथियार पाने की भी कोशिश करेंगे कि कम से कम उनके पास परमाणु हथियार रहेगा तो कोई बड़ा देश इस प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो ट्रेंड चलाया है अमेरिका ने, जिसको बहुत वाहवाही कह रहे हैं वो लगातार, कि ऐसी घटना किसी ने अभी तक अंजाम नहीं दी थी, वो ट्रेंड बड़ा ही खतरनाक होगा। अब इजराइल पता लगा कि इस प्रकार की कार्यवाहियां अपने जो अगल बगल के पड़ोसी देश हैं वहां कर सकता है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड किसी भी स्थिति में बेहतर नहीं होगा और ये वैश्विक स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है। तो इसकी जितनी मुखालफत, जितना इसका विरोध किया जाना चाहिए विश्व समुदाय के द्वारा, वो जरूर किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को इसमें जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए, हालांकि वो अभी तक लग नहीं रहा है। हालांकि चीन और रूस जैसे देशों से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई है। तो एक समग्र मैंने कहा कि कहीं न कहीं इस मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश मैंने की है। आशा है कि इससे आप काफी लाभान्वित होंगे और इस प्रकार के और भी तमाम जो मुद्दे हैं उस पर समय समय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।